नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, ठीक है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको पार्ट 1 बिलियन की अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने हैं तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान के टोटल 16 टॉपिक है बिलियन में, तो वो 16 के 16 टॉपिक की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ पर जाके आपको जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम पार्ट 2 पर जिसका नाम है वैद्युत रसायन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि पहली हेडिंग जो है वो है हमारी वैद्युत रसायन, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए वैद्युत रसायन होता क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बारे में, जब परिवर्तन के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे उसी चीज़ को क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। इसी में आगे है वैद्युत चालकता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, G बराबर R। इसका प्रतिरोध करेंगे तो बटे में कुछ नहीं तो 1, जब प्रतिरोध करेंगे तो G बराबर आ जाएगा 1/R, ठीक है। तो इसको यहाँ पर वही रिप्रेजेंट की भी किया है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G बराबर लिखा है 1/R, ये वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, व्युत्क्रम है तो इसलिए। और यहाँ पर R की हमने क्या की, वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट की तो I ऊपर चला जाएगा, V नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है वैद्युत चालकता। क्या आ गया बच्चों, ये वैद्युत चालकता, ठीक है। इसका मात्रक भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसका मात्रक जो है ओम इनवर्स या फिर हम कह सकते हैं म्यू होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले टॉपिक की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि मैंने बनाई है कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट 1 बाय 1 पढ़े होंगे, ठीक है। धन्यवाद। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे जिसको हम दिखाते हैं रो से, ठीक है। तो यदि दो इलेक्ट्रोडों का मतलब चालकों, ठीक है, चालकों के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम विशिष्ट चालकता से, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, ठीक है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध म्यू के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो म्यू का उल्टा कर दो, ठीक है। तो कप्पा बराबर हमारा ये आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा म्यू इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। ये जो ओम इनवर्स है, ये हमारा जो ओम इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है 1/ओम को हम लिख दें ऐसे करके, तो ये समझ लो बराबरी होता है। जैसे 1/सेंटीमीटर होगा तो जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी में तुल्यांकी चालकता को भी समझ लीजिए, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यहाँ तक आप एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा बराबर कप्पा इंटू बी। इसका मात्रक जो होगा वो हमारा होगा ओम इनवर्स इंटू का मतलब गुणे में सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर गुणा यानी इंटू तुल्यांक इनवर्स होता है। ठीक है, ये मात्रक आप ध्यान रखिएगा, आपके बहुविकल्पी में पूछ देता है। मोलर चालकता या आणविक चालकता, या फिर इसको कह लीजिए मोलर चालकता या फिर कह लीजिए आणविक चालकता। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखिए, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल के द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा वो हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक याद रखिएगा ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर माइनस का 2 इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए बच्चों, आई होप आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप इस मेरी वीडियो देख के नोट्स बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आपके 2024 और 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। अगर आपको सारे लेसन्स के PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जैन क्लासेस के नाम से बना है। आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, सारे PDF साफ सुथरे हैं, आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 2 वैद्युत रसायन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलराउश का नियम, या फिर इसका दूसरा नाम है आयनों के स्वतंत्रता विस्थापन का नियम। ठीक है, फिलहाल ये काफ़ी सालों से कोलराउश के नियम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें होता क्या इस नियम में, इस नियमानुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायन यानी लैम्डा अनंत प्लस कर दो तथा ऋणायन मतलब लैम्डा अनंत माइनस कर दो के योग, जब इनको और इनको जोड़ दिया जाए, के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों जोड़ने के बराबर होता है या फिर योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, कोलराउश का नियम कहते हैं, जो कि ये फार्मूला आपको सामने दिख रहा है। लैम्डा अनंत बराबर निकालने के लिए लैम्डा प्लस धनायन को जोड़ना पड़ेगा और हमें वैद्युत अपघट्य के लैम्डा अनंत ऋणात्मक को भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि नीचे जहाँ किस सिंबल का क्या मतलब है। लैम्डा अनंत का मतलब है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, लैम्डा अनंत धनायन का मतलब है धनायन की तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा अनंत ऋणात्मक का मतलब ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएंगे। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही बोर्ड में पूछा जाता है। कोलराउश के नियमों का उपयोग 2 ही पूछता है, तो इसलिए मैंने 2 ही दिए हैं आपको। ठीक है, ये है पहला है किसी वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है इससे। नंबर 2 किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता की गणना भी की जा सकती है। ठीक है, किससे, कोलराउश के नियम से। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, और एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूँ। अगर आपको मेरे PDF चाहिए हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के अबाउट में। ठीक है, वैद्युत अपघट्य चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघट्य को कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं या फिर प्रभावित करती हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको इसमें सिर्फ 3 या 4 ही चीज़ें बताई हैं, होती तो काफ़ी आपको बुक में बहुत सारी मिलेंगी, मगर ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली हमारी श्यानता। ठीक है, श्यानता क्या है, विलयन में श्यानता जितनी कम होती है चालकता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार बच्चों वीडियो को रोक के पढ़ भी लिया करो। नंबर 2 ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल, बहुत साफ सुथरे हैं ये। आपको YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका समय बहुत बर्बाद करते हैं। तो ये लेसन 45 मिनट के हैं, और उसमें मैंने कई सर्च करके देखे हैं। इसी लेसन को मैंने सर्च करके देखा 3 घंटे 4 घंटे, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं।
जिसमें आपका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक समझाइए और निकलिए। शायद वो अपनी व्यूअरशिप और वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, खैर वो अपने जाने, हमें क्या है। तीसरा टॉपिक इसमें तनुता मैंने दिया है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर है हमारा चौथा टॉपिक विलायकीकरण। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने निकाला है। इसके 8-9 टॉपिक थे, मैंने आपको 4 दिए क्योंकि वो पूछता 3 है, तो 4 दिए, 3 पूछेगा, आप लिख के आ जाओगे। विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। जैसे ये हमारे, मान लो ये वाला जो अणु है वो विलय का है और ये वाला जो है वो विलायक का। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा अणु बन जाएगा। ठीक है। वैद्युत रसायन में पदार्थों का प्रकार। ठीक है। वैद्युत रसायन में जो पदार्थों का प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 हमारा सुचालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। ये आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक शॉर्ट में हमने तैयार किए हैं, बस 2 मिनट नहीं लगेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं सुचालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से होता है उसे सुचालक कहते हैं। उदाहरण पे जैसे लोहा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है। जिस पर विद्युत धारा जो है आसानी से बह सके उसे क्या कहते हैं? सुचालक। अगला है हमारा कुचालक। कुचालक में क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। जिस पर हमारी विद्युत धारा ना दौड़े, ना प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। अब अर्धसेल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। वे पदार्थ जिसमें सुचालक तथा कुचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब जिसमें प्रभावित भी हो और प्रवाहित ना भी हो विद्युत धारा, उसे क्या कहेंगे? अर्धसेल कहते हैं। जैसे जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। ठीक है। इस पे प्रभावित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। सुचालक के प्रकार में क्या है? सुचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। धात्विक चालक को, वे चालक जिसमें सभी प्रकार की धातुएं आती हैं और विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? धात्विक चालक कहेंगे। ठीक है। दूसरे वाले को समझ लेते हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में चालक की तरह व्यवहार करते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, NaCl या फिर KCl। ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। अब ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट, ये 2 नंबर में पिछली बार पूछा गया था। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। धात्विक चालक एक तरफ है, दूसरी तरफ है विद्युत अपघटनी चालक, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 1, इसकी चालकता बहुत उच्च होती है, तो इधर होगा उल्टा, इसकी चालकता बहुत कम होती है। फिर इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है। इस वीडियो में बच्चों हम समझेंगे विद्युत अपघट्य के। ठीक है। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है देखिए। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर वे सुचालक के भांति व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ जो जल में हम घोलें तो वो कैसा व्यवहार करें? सुचालक का। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसका व्यवहार करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है। अगर आपको ये सुचालक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल के कक्षा 12 पाठ 2 विद्युत अपघट्य के प्लेलिस्ट पर जाकर विद्युत रसायन के सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है। आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा। पहला पढ़ते हैं हम, समझिए इसको, प्रबल विद्युत अपघट्य को। ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं उसे
प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। 100% आयनित मतलब पूरी तरह से जो घुल जाएं, उसे क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य। अर्थात अगर हम दूसरी परिभाषा दें, इनकी आयनन क्षमता उच्च होती है। ठीक है, अब आगे है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर 100% आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जो हम जल में घोलने पर बेवैद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से घुले ना, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अर्थात इनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसी वीडियो में वियोजन की क्षमता समझ लीजिए। यह आपसे 2 नंबर का 2 साल पहले पूछा गया था, हो सकता है इस बार ये रिपीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए क्या है। वियोजन की क्षमता में है, सीधी सी छोटी सी परिभाषा है, वियोजित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को वियोजन की संख्या कहते हैं। इसे या वियोजन की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? वियोजित मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों अर्ध सेल या फिर इलेक्ट्रोड, या तो फिर हम इसको अर्ध सेल कह लें या फिर हम इसको इलेक्ट्रोड कह लें। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे समझे, आइए देखते हैं। जब किसी धातु की छड़, किसी भी धातु की छड़ हो, ठीक है, को उसी धातु के लवण के जलीय वियोजन में डुबोया जाता है, तो यह संरचना अर्ध सेल कहलाती, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, दो तरफ हमने जो है जिंक सल्फाइड ले रखा है, एक तरफ हमने जिंक सल्फाइड ले रखा है, एक तरफ हमने ले रखा है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो इसमें जो है हमने जिंक की ही लेड डाल रखी है, ये आपको जो ग्रीन कर रहे हैं, और इधर कॉपर की लेड डाल रखी है। ठीक, कॉपर में कॉपर वाले छड़ डाल रखी है और जिंक वाले में जिंक वाली छड़ डाल रखी है। और इसके बाद में प्रक्रिया हो रही, तो Zn जो है एनोड है, कैथोड हमारा प्लस ध्रुव होगा और Zn एनोड मतलब माइनस ध्रुव होगा। ये लवण सेतु है। ठीक है, तो इस तरह के सेल क्या कहलाएंगे? अर्ध सेल कहलाएंगे। अगर आप वहाँ पे चित्र बनाकर उनको समझा देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोड के प्रकार या फिर अर्ध सेल के प्रकार, ये 2 तरीके के होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक तरफ एनोड होगा, दूसरी तरफ कैथोड होगा। आप समझिए इनको कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। एनोड क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड का क्या मतलब है? तात्पर्य यहाँ पर वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं उपचयन। ठीक है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ध्यान आ गया? रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ उस तरह से है। ठीक है, इस वीडियो में मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पेपर में पूछा गया कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के। इसको सुन लीजिए। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में समझ सकते हैं। देखिए, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने निकाला, हमने किस पे निकाला? हाइड्रोजन पर। ठीक है, इसमें जो हम ये वाला आपको दिख रहा है ना, देखो कलर बदल लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है? प्लेटिनियम ब्लैक। ठीक है, और ये जो आपको पानी ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? हाइड्रोजन विलयन। ठीक है, 1 मोलर में। ठीक है, उसके बाद में ये एक नली जो है यहाँ से खुली हुई है, इससे जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इस पे जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब है, यानी ATP है। ठीक है, उसके बाद में इसको जो कैप को बंद किया गया है जिससे कि ये गैस ऊपर के लिए जा रही है, ये कांच की नली है। ठीक है, और ये जो छड़ है ये हमारी प्लेटिनियम की है बनी हुई। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरह से है। अगर आप ये चित्र सीख लेते हैं तो आपके ये पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के, ठीक है, सेल के, ठीक है। अब पार्ट 2 वैद्युत रसायन के इम्पोर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम लोग, जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है? ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदले। किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सेल कहलाती है वह युक्ति, ठीक है। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या फिर इसे हम कह सकते हैं वोल्टेज सेल। तो सबसे पहले हम इस वाले सेल को, पहले सेल को समझते हैं, जो कि है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें बाह्य धारा की सहायता से सतत या असतत रेडॉक्स अभिक्रिया कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर लेड एसिड बैटरी जो घरों में होती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये चित्र है। आप लोग खुद वीडियो को रोककर समझ लीजिए, कई बार बनाइए ताकि आपके ये पूरे नंबर तैयार हो सकें। बहुत से यूट्यूब वाले क्या करते हैं, इस चित्र को ही लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं और आपको समझा देते हैं। हम इतना वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। इस वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये चित्र बहुत साफ सुथरा है, कोई समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरे PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन पर जाकर वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको वैद्युत रसायन के सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगला है गैल्वेनिक सेल, नंबर 2 जो था सेल के रूप में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वोल्टेज सेल। इसको समझ लीजिए। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, इसे सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। उसमें असतत था, इसमें सतत है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर सीसा संचायक सेल या फिर शुष्क सेल, ठीक है। इसमें हमने आपको सिर्फ सेल के 2 प्रकारों को बताया और गैल्विन सेल भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आपके इस साल 2 प्रकार पढ़ने हैं। एक होता है डैनियल सेल, इस बार आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि 2025 के बोर्ड में वो कट कर दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ गैल्विन सेल में 2 सेलें पूछी जाएंगी आपकी, एक है सीसा संचायक सेल, दूसरा है शुष्क सेल, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सीसा संचायक सेल और शुष्क सेल, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। सेलों का वर्गीकरण। अब सेलों के वर्गीकरण को हम समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सेलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2 द्वितीयक सेल, नंबर 3 तृतीयक सेल। आपने कक्षा 9 में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप भूल गए होंगे क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्राथमिक सेल जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया एक बार होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की क्रिया हम कितनी बार करा सकते हैं? सिर्फ एक बार। और कुछ समय पश्चात ये सेल मृत हो जाते हैं, कुछ देर चलने के बाद ये सेल खत्म हो जाते हैं। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि आवेशित नहीं कर सकते। चार्ज का मतलब हम लोग आवेशित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमारी कौन से सेल हो जाएंगे? शुष्क सेल हो जाएंगे या फिर मरकरी सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल में क्या हो सकता है? इन सेलों को बाह्य स्रोतों से बार बार चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर इनको बार बार हम चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया है सीसा संचायक सेल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। ईंधन सेल क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। ईंधन सेल, यह सेल एक विशेष प्रकार की गैल्वेनिक सेल है जिसमें हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल इत्यादि ईंधनों के दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। आप लोग एक बार वीडियो को रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो को रोक लें और पढ़ लें तो अभी तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके आगे है, यह सेल एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः चार्ज नहीं की जा सकती, ठीक है। सेल का वैद्युत वाहक बल या फिर हम कहें कि सेल विभव, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए।
सेल के दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवों के अंतर को सेल का वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। हमने यहाँ पर आपको जो है फार्मूला सेट करके दे दिया, ये कई बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, फिर आगे है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है। मेरे सारी प्लेलिस्ट में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके सिलेबस में 2024 और 2025 के सत्र में है, ना कि पीछे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं, हम बिल्कुल वही वीडियो आपको या PDF देंगे जो इस साल का सिलेबस है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, ठीक है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था, वही वाला चित्र यहाँ पर भी चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं और YouTube चैनलों की तरह आपका समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस चित्र को ही समझाने में 5 मिनट पूरे लगा सकता हूँ, वो मुझे नहीं बिल्कुल पसंद है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए बच्चों, क्योंकि जितना आप चित्रों को बनाएंगे उतना ही आपके पेपर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये रही बात इनकी परिभाषाओं की, तो ये परिभाषाएं आपकी बुक से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमने लिखी हैं, तो ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत साफ़ सुथरी और बहुत प्यारी तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के, जिसमें हम समझाएंगे नेसर्ट समीकरण क्या होता है। नेसर्ट समीकरण। नेसर्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव E को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, जिसे नेसर्ट समीकरण कहते हैं। नेसर्ट कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे नेसर्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, बात एक ही है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो हम निकालेंगे क्या, इससे हमने आपको बताया इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा इस समीकरण से। ठीक है, तो E इक्वल टू होगा E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 MS अपॉन में MN+1। अब ये यहाँ पर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है वो मैंने आपको यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करें तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ देखिए हमने सब लिख दी हैं कि T बराबर क्या है, N बराबर क्या है, F बराबर क्या है, MN बराबर क्या है, E बराबर क्या है, E0 बराबर क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मैं इसको पढ़ूँगा तो 2-3 मिनट चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए बच्चों और इसको अपने नोट कर लीजिए या फिर कहीं पर स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, नेसर्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इनका उपयोग क्या है। सबसे पहली बात, नेसर्ट समीकरण द्वारा किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सीधे सीधे इसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैद्युत वाहक बल इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है, अनुप्रयोग, इस समीकरण द्वारा सेल के साम्य स्थिरांक को निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, इस समीकरण द्वारा स्वतः प्रभावित रेडॉक्स या प्रतिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, वो 2 पूछता है, हमने आपको एक ज़्यादा दे दिया कि अगर आप भूल जाएं तो भी आपका काम चल जाए। ठीक है, कि आपके पूरे नंबर आ सकें। आज हम समझेंगे सीसा संचायक सेल के बारे में। यह एक द्वितीयक सेल होता है जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसमें एनोड के रूप में लेड यानी Pb तथा कैथोड के रूप में PbO2 यानी कि इसको हम कहेंगे लेड डाइऑक्साइड, वैद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को 38% सांद्रता के विलयन में भरा होता है। कैथोड तथा एनोड को सुचालक तार द्वारा जब जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसी को हम सीसा संचायक सेल कहते हैं। ठीक है, इसका आप फोटो देख सकते हैं। फोटो में देखिए ये जो ब्लैक सा है इसको आप देख सकते हैं। मैं रेड पेन से चला देता हूँ।
आप ये जो ब्लैक वाला है पूरा पार्ट, ये हमारी जो है लेड जो है कैथोड की है। कैथोड में जो है PbO2 है, इसी को मैंने आपको बताया लेड डाइऑक्साइड होता है। और जो इसमें हमारा अम्ल भरा है वो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है बच्चों। और जो ये वाइट सब जो खाली एनोड है, जो लेड हमारा खाली है, ठीक है, ये है हमारा लेड। ठीक है, इसी पूरे ये हमारा द्वितीयक सेल है। ठीक है, और द्वितीयक सेल को ही हम, ये चित्र है सीसा संचायक सेल का। ठीक है, जो हमारे घरों में बैटरी लगती लगभग इसी की जैसे कार्य करती हैं, क्योंकि उसको भी बार बार चार्ज किया जा सकता है इन्वर्टर वाली बैटरी को, और बार बार यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी आप जब पानी यानी भरते होंगे तो कुछ इसी तरीके से प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो आप ये चित्र को सीख लीजिए, क्योंकि ये लगभग पेपर में अवश्य आता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको वीडियो मिलेगी शुष्क सेल की। ठीक है, जाएंगे शुष्क सेल के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सेल जो है आपकी पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली सेल है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे पेपर में, जब आता है इसको पूछते हैं वो, यह एक प्राथमिक सेल है क्योंकि इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें Zn यानी जिंक का एक बेलनाकार बर्तन बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसमें ऊपर से वायु रुद्र होती है और इसके अंदर कुचालक पदार्थ लगा देते हैं व इसके बीच में कार्बन की एक छड़ डाल दी जाती है। ये सब प्रक्रिया मैं आपको चित्र में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए कि चित्र तैयार भी मैंने इसी से किया है। और जिसके ऊपर एक पीतल की कैप लगी होती है, यह कैथोड का कार्य करती है। जो पीतल की कैप होगी वो किसका कार्य करेगी? कैथोड का। ठीक है, बर्तन में विद्युत अपघट्य के रूप में MnO2 प्लस ZnCl2 प्लस NH4Cl का मिश्रण भरा होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 होता है। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करेंगे, शुष्क सेल कार्य कैसे करता, तो इस आप चित्र को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो मैंने आपको बोला था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण यानी प्लस C। ठीक है, उसके बाद में इधर देखिए पेस्ट किसका है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। ठीक है, और क्लोराइड यानी Cl2 प्लस जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2। ठीक है, जस्ते का आवरण। अब देखिए इस चित्र को ध्यान समझिए। सबसे पहले हमें ऊपर जो है, जो एक लेड पड़ी है, ये कैथोड का जो कार्य करेगी वो क्या कार्य करेगी? ये हमारी पीतल की कैप। आपने वो बैटरी वाले सेल देखे जो अभी मैं एक चित्र आपको बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। आपके घरों में बच्चों रिमोट वाले सेल होते हैं या घड़ियों में जो सेल पड़ते हैं, उसकी तरह ये कुछ कार्य करता है। जो शुष्क सेल जो है आप उसको दोबारा नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि ये प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, सेम बिल्कुल प्रक्रिया है। आप लोगों ने घर पे खूब लाए होंगे बैटरी के सेल, रिमोट के सेल बनाने में, तो आप उसी का ये आवरण है। बस वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम करके बनाया गया है। वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए है ना। और हम लोग उसके पीछे जो है एक स्प्रिंग लगा होता है, उसमें सेट कर देते हैं। आगे जो है एक डॉट लगा होता है, इसी से क्या होता है, ये चलता रहता। तो अब कोई भी पूछे कि ये पेंसिल वाला सेल जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान में इसको जो है शुष्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं। और उसका चित्र यानी आवरण आप कैसे तैयार करेंगे, जैसा कि इस जो डायग्राम आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसको सीख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में पूरे नंबर बन सकें। गिब्स मुक्त ऊर्जा आपका पेपर में 2 साल पहले पूछा गया था, 2022 के पेपर में। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता क्या है ये देख लीजिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा का अधिकतम कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल G है, इसी को कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। और ये किसके होता है बराबर? ऋणात्मक के। और ऋणात्मक क्या? विद्युत वाहक बल। ऋणात्मक क्या? सेल का विद्युत वाहक बल। इसको क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल।
ठीक है, के बराबर होता है। अब एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है 2 नंबर में कि गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल का वैद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल का वैद्युत वाहक बल ऋणात्मक के क्या होता है, उसका ऋणात्मक होगा तो किसके बराबर होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा के। अब सेल का वैद्युत वाहक बल का क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान रख देंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जेड माइनस ऋणात्मक का सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, -NF/E, ठीक है, उसका वैल्यू रख दीजिए। यही हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल का विद्युत वाहक बल में संबंध है। ठीक है बच्चों, बारे में संचारण क्या है ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी आप पढ़ेंगे और क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संचारण क्या है आप सबकी को पता है, बस इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, होता क्या है, धातुओं का वायु तथा जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना यानी गलना ही क्या कहलाता है, हमारा संचारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लोहे पर जंग लगना, तांबे और पीतल पर हरे रंग के धब्बे पड़ना। ठीक है, अब संचारण को रोकने के क्या उपाय हैं बच्चों, उसको भी देख लीजिए। संचारण रोकने के उपाय, क्योंकि पेपरों में वो आपसे पूछेगा कि संचारण किसे कहते हैं और संचारण रोकने के उपाय क्या होते हैं, तो आप बताएंगे धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके, नंबर 2 धातुओं पर ग्रीस लगाकर। इससे क्या होता है, हम संचारण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में मेन गेट या कोई सा भी गेट जो है लोहे का है, तो आपने सुना होगा, आपके घर वाले कहते होंगे, जो बड़े होंगे वो कहते होंगे कि वार्निश कर दो, वार्निश नहीं तो डायरेक्ट पेंट कर दो। ठीक है, वार्निश या पेंट करने से संचारण की प्रक्रिया यानी जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या फिर होती ही नहीं है, जंग लगने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे, इसमें ये बहुत पूछा जाता है ये वाला टॉपिक, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे होता है ये भी देख लीजिए। वायु और आर्द्रता यानी नमी की उपस्थिति में संचारण तेजी से होता है। नंबर 2 वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, ये इसमें कैसे होता है, वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संचारण की प्रक्रिया तेजी से होती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल हमने बनाए हैं बेटा। धातु की क्रियाशीलता के ऊपर कैसे संचारण शुरू होता है, वे धातुएं जो बहुत क्रियाशील होती हैं उनका संचारण बहुत तेजी से होता है, जबकि कम क्रियाशील धातुओं का संचारण कम गति से होता है। कहने का मतलब जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी उसमें उतनी ही जल्दी जंग लगेगी और जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होगी तो उसमें उतनी ही कम गति से या धीमी गति से जंग लगना प्रारंभ होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस और डेरिवेशंस समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हैंड्स रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाकर वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर से ज्वाइन करिए और मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सभी लेसन के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, समझेंगे ये होता कैसा है सेल। ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं, ईंधन सेल। हमारे सेल 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले प्राथमिक सेल और फिर द्वितीयक सेल और फिर तीसरा ईंधन सेल। ठीक है, तो ईंधन सेल के बारे में आज आप पढ़ रहे हैं। तो ईंधन सेल की जो होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा खुद पैदा होती है। ठीक है, जैसे ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्विन सेल होता है जिसकी क्षमता 70% होती है। इनमें ईंधन गैसों जैसे हाइड्रोजन और मीथेन आदि के दहन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो ईंधन सेल मिलेगा, इन्हें ईंधन की एनर्जी मिलेगी जो ईंधन सेल की होती है, और मीथेन को जब बर्न मतलब जलाएंगे तो भी हमें ईंधन सेल की एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे तो आपको इसमें नंबर पूर्ण मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपसे पूछता है कि ईंधन सेल के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे नंबर 1,
ईंधन सेल किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण मतलब धुआं बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, ईंधन सेल की ऊर्जा, माफ करिए, हाँ, ईंधन सेल की और सेलों की तरह क्षमता अधिक होती है। मतलब कि आप प्राथमिक सेल ले लें और द्वितीयक सेल ले लें, उसमें जितनी भी एनर्जी होगी उससे कई अधिक एनर्जी ईंधन सेल में होती है, ठीक है। नंबर 3, ईंधन सेल द्वारा लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो डाउन होगा, अगर ये चलेगा तो बिल्कुल उसी पावर से चलेगा जिस पावर से स्टार्टिंग से चलेगा, सेम चलता रहेगा और एकदम से बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर के सेल जैसे बैटरी वाले हैं, हल्के 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 हल्के, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, ये हल्के 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 डाउन होती है, ऐसे नहीं, ये एकदम से डाउन होगा अगर डाउन होगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा है ईंधन सेल की सीमाएं बहुत पूछते हैं, तो इसमें नंबर 1 आप डालेंगे और लिखेंगे गैसीय ईंधनों की संग्रह करना कठिन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि उनको इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। नंबर 2, इन सेलों में NaOH प्रयुक्त होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। नंबर 3, ईंधन सेलों में प्रयुक्त उत्प्रेरक काफ़ी महंगा होने के कारण यह सबके लिए सुलभ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम काफ़ी जो भी लोग होते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सी महंगी गाड़ियां देखी होंगी तो उसमें नाइट्रोजन वो लोग लगाते हैं, तो नाइट्रोजन क्या होता है, वो एक ईंधन सेल है। हाइड्रोजन क्या होता है, वो एक ईंधन सेल है, इसीलिए उनकी गाड़ियां बहुत तेज़ी से रन करती हैं रोडों पर, ठीक है। ये बैटरी के बारे में, सेलों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोग ये ना कमेंट करना कि सर पेट्रोल वाली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये ईंधन सेल की बात में नाइट्रोजन जलता है, इसलिए उसमें ईंधन सेल की ताकत होती है, ठीक है बच्चों।